ये केस अब लगेगा 23 तारीख को, जब आप तलब कर लिया अदालत ने कि ले और ये सारे जवाब अपना अपना। सुप्रिंटेंडेंट जेल को भी बाकी सबको भी कहा गया अपना जवाब लाके जमा करवाएं, बताएं आप क्यों नहीं इमरान खान की मुलाकातें करवा रहे, रीजन क्या है। तो इसमें जनाब जो बेंच बना उसमें सरफराज डोगर साहब, वंस अगेन चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट, जो इमरान खान के लिए और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए सबसे मुतनाज़ जज हैं, वो इमरान खान से रिलेटेड हर केस में खुद अपने आप को शामिल रखना चाहते हैं। और ये वैसे उनको लाने की शराइत में से भी मुझे एक लगती है कि इमरान खान से रिलेटेड चीज़ों को दबाना है या कंट्रोल करना है तो जस्टिस सरफराज डोगर को अपना किरदार अदा करना पड़ेगा, और वो कर भी रहे हैं। दूसरे अरबाब मोहम्मद ताहिर साहब हैं, तीसरे आजम खान साहब हैं। ये जजेस हैं जो लार्जर बेंच में अब केस सुनेंगे कि इमरान खान साहब की मुलाकातों का मामला क्या है। उम्मीद है कि कोई रास्ता शायद निकले, क्योंकि अदालत के बाद ये तो इख्तियार होता नहीं है कि वो मुलाकात रोक दे। ये तो उन्हें कहना तो यही पड़ेगा अल्टीमेटली कि मुलाकात करवाई जाए। अब उसके अंदर वो दूध में मेंगड़े कैसे डालनी है और काम कैसे खराब करना है ये हम देख लेंगे, एक आधे दिन में चीजें सामने आ जाएंगी। एक और बड़ा इंकशाफ है नाज़रीन, ये खबर इंपॉर्टेंट है। देखिए हम मादनियात के ऊपर बात करते हैं, पाकिस्तान के पास कीमती मादनियात हैं। अभी कुछ बैनुल अक़वामी रिपोर्टें भी छपी हैं जो ये बताती हैं कि पाकिस्तान के पास जो मादनियात हैं वो नहायत कीमती हैं। यही मादनियात हैं जिनके कुछ नमूने पाकिस्तान के फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने डोनाल्ड ट्रंप को उस वक्त पेश किए जब शहबाज शरीफ भी वहां पे मौजूद थे। इसके ऊपर पूरी दुनिया में बड़े अजीबोगरीब मीम्स बनाए गए कि पाकिस्तान का आर्मी चीफ एक दुकानदार की तरह काम करता है, तो ये पाकिस्तान के लिए थोड़ा शर्मिंदगी का बायस बनी वो तस्वीर। लेकिन बाद में ये बताया गया कि ये आर्मी चीफ ने खरीद कर डोनाल्ड ट्रंप को दिए और ये मादनियात के नमूने हैं। तो ये एक तरह का ऐसा है कि पाकिस्तान के पास बेहतरीन मादनियात हैं तो अमेरिका को उसमें दिलचस्पी लेनी चाहिए। अब इन मादनियात के अंदर अमेरिका समेत दुनिया के कई बड़े जो स्टेक होल्डर्स हैं उनको दिलचस्पी है। चाइना को बड़ी दिलचस्पी है, उसने पाकिस्तान में बहुत पैसे लगाए, और जब वो पैसे लगा रहे थे, देखिए जब भी कोई आपको कर्जा देता है तो वो ये देखता है कि मैं इसको कर्जा तो दे रहा हूं, क्या ये वापस कर सकता है। जब आपको ये पता चलता है कि ये वापस नहीं कर सकता तो फिर आप देखते हैं कि इसकी प्रॉपर्टी कितनी है, इसके बाद गाड़ी कौन सी है, घर कौन सा है, जमीन कौन सी है, बाग लगा हुआ है। तो फिर आप हिसाब लगा लेते हैं कि अगर ये मेरे पैसे वापस नहीं दे पाएगा तो ये चीजें तो मुझे दे देगा, कम से कम मेरा नुकसान आराम से पूरा हो जाएगा। तो चाइना ने पाकिस्तान को बहुत पैसा दिया, और चाइना परवेज मुशर्रफ के दौर में सर्वेस कर चुका था कि पाकिस्तान में कहां कहां पे कौन कौन सी मादनियात मौजूद है। अब जो स्पीकर है खैबर पख्तूनख्वा असेंबली के, उन्होंने एक बड़ा इंकशाफ किया और उन्होंने ये बताया कि मुतासरा इलाके जहां पे इस वक्त ऑपरेशन चल रहा है, जहां पे जंग ज़दा सूरत हाल है, वहां पे सिविल हुकूमत के नुमाइंदे या हुकूमती अरकान वहां पे नहीं जा सकते, मगर फिर भी वहां पे कानकुनी जारी है। यानी मादनियात निकालने का सिलसिला उन इलाकों में जारी है जहां पे सिविलियन फटक नहीं सकते, जहां पे जो मौजूदा हुकूमत है खैबर पख्तूनख्वा की, उनके नुमाइंदे नहीं जा सकते कि जनाब आपकी जान जा सकती है। तो सिविल हुकूमत के नुमाइंदे वहां नहीं जा सकते, लेकिन वहां पे कानकुनी की जा रही है, मादनियात निकाली जा रही है लगातार। और इस पे उन्होंने एक और जुमला कहा कि कीमती मादनियात के दर्जनों ट्रक रोजाना वहां से निकल जाते हैं, कोई एक दो ट्रक नहीं। वो कह रहे हैं कीमती मादनियात के दर्जनों ट्रक रोजाना उन इलाकों से निकल कर जा रहे हैं, उन्हें तो कुछ नहीं हो रहा। अब उस पर उन्होंने कहा जी एक्शन लिया जाएगा। स्पीकर के मुताबिक आईजी को वो बुलाएंगे और कोर कमांडर को बुलाएंगे और इसके ऊपर ब्रीफिंग लेंगे कि जनाब ये मादनियात कैसे निकल रही हैं वहां से। और मादनियात निकालने के ऊपर खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत को एक पॉलिसी बनानी चाहिए, सारी चीजों को रिव्यू करना चाहिए कि मादनियात कौन सी निकल रही हैं, किस ठेके के तहत निकल रही हैं, किस कानून के तहत निकल रही हैं और किसको जा रही हैं, और उसमें खैबर पख्तूनख्वा को या वहां के जो मकामी अफराद हैं उनको क्या हिस्सा मिल रहा है। कुछ अर्सा पहले DGISPR का एक स्टेटमेंट बड़ा मुतनाज़ हो गया था जिसमें उन्होंने फरमाया था कि ये मादनियात कहते हैं हमारी हैं, तो क्या ये अपने जहेज में लेकर आए थे, यानी इनकी माओ के जहेजों में तो नहीं आई। ये इस तरह से बात की थी। DGISPR का ये कहना था कि मादनियात किसी के जहेज भी नहीं आई हुई, ये पाकिस्तान की है। लेकिन अगर पाकिस्तान की है तो पाकिस्तान कौन है? पाकिस्तान के अवाम ही पाकिस्तान है। और जिन इलाकों में ये मादनियात निकल रही हैं, अगर वहां बदअमनी रखी जाती है, अमन कायम नहीं किया जाता, या वहां तामीर और तरक्की नहीं होती और इन मादनियात के से मिलने वाला जो पैसा है वो उन लोगों की खुशहाली पर नहीं लगता, तो फिर तो कोई फायदा नहीं। अब स्पीकर ने कहा जी इसके ऊपर अब इंक्वायरी करेंगे, कमेटी बनी हुई थी, लेकिन ये वजीर आला की तब्दीली का मामला आ गया, लिहाजा अब कमेटी दोबारा से अपना काम करेगी। नाजरीन एक और खबर है मेरे पास, ये खबर मैंने पढ़ी, मुझे बहुत अजीब लगा, मुझे दुख भी हुआ। ये माजिद निजामी साहब की खबर है, उन्होंने ये दी थी और बड़े अच्छे जर्नलिस्ट हैं वो। चंद दिन पहले उन्होंने ये खबर दी थी, 16 अक्टूबर के अखबार में ये खबर छपी हुई थी। अब हुआ ये था कि एक फौजी ऑफिसर है वो शहीद हो गए,
खजूरी चेक पोस्ट है एक मीर अली में, खजूरी पोस्ट, वहां पे एक साबिक फौजी ऑफिसर है, उनका बेटा जफर सईद, वो वहां पे तैनात था, वो भी अभी फौज में सर्व कर रहा था, वो वहां पे शहीद हो गया। और एक दिन उसकी लाश कौमी परचम में लपेट कर एक ताबूत के अंदर उसके घर लाई गई और बताया गया कि इसके सीने पर 5 गोलियां लगी हैं जिनसे ये शहीद हुआ है। और उसके बाद ये कहा गया कि इसका जो है वो पेंशन वगैरह और बाकी चीजें आपको मिलेंगी और माली इमदाद भी दी गई। लेकिन जब बेटे की जो बेवा है उन्होंने और जो फैमिली के लोग हैं उन्होंने पेंशन के लिए राब्ता किया इदारे से, तो उन्हें यह बताया गया जी इसने तो खुदकुशी की है। अब ये एक बड़ी अजीबोगरीब बात है कि 2 मरतबा माली इमदाद मिल गई, लेकिन जब शहीद की वालदा और बेवा पेंशन के लिए गई तो उन्हें कह दिया गया कि उसने खुदकुशी की है। अब मुझे समझ नहीं आ रही कि ये कैसे हो सकता है कि एक आदमी अपने सीने में 5 गोलियां मार के खुदकुशी कर ले। मेरे ज़हन में जो सादा सवाल आता है वो ये आता है, खुदकुशी तो अगर किसी ने गन से करनी तो पिस्टल सर में रख के मार लेते हैं गोली, या नीचे रख के मार लेते हैं गोली। मैंने तो ये देखा है और केसेस में भी ये देखा है कि या तो लोग नीचे से मार लेते हैं या सर में मार देते हैं नॉर्मली गोली, और वो खुदकुशी हो जाती है। सीने के अंदर 5 गोलियां कोई आदमी कैसे मार सकता है खुदकुशी में? यानी एक गोली मारेगा तो उसके बाद तो उसकी हिम्मत ही नहीं होती दूसरी गोली चलाने की, लेकिन वो कहते हैं जी अपने सीने में 5 गोलियां इसने मार के खुदकुशी की है। ये बड़ी अजीब खुदकुशी की कहानी है जो अब सामने आई है। मेरे ख्याल में इस पे आर्मी चीफ को नोटिस लेना चाहिए और जो मिलिट्री क़यादत है उन्हें नोटिस लेना चाहिए, कोर कमांडर को वहां पे नोटिस लेना चाहिए और इस केस को दर्द दिल के साथ देखना चाहिए। अगर तो ये नौजवान शहीद हुआ है तो वो हकायक सामने रखे जाएं, और अगर कोई और वाकया है तो फिर पूरी बात बताई जाए कि गोली कहाँ लगी और क्या हुआ। इस तरह की चीज़ों से कि पहले आप कौमी परचम में लपेट कर ले आएँ और इमदाद भी करें और वहाँ पे अफसोस भी करें और शहीद का दर्जा दें और बाद में आप कहें ये खुदकुशी थी, तो इससे बददिली पैदा होती है ना सिर्फ नौजवानों में बल्कि उनकी फैमिलीज के अंदर भी। लिहाजा इस मामले को दर्द दिल के साथ देखा जाना चाहिए, ये अफसोसनाक है। नाजरीन, जो बुलेट प्रूफ गाड़ियां खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत ने वापस की, उन्होंने कहा ये ठीक नहीं है, पुरानी गाड़ियां आपने हमें दे दी है यूएन की, वो गाड़ियां बलूचिस्तान ने कहा जी हमें दे दें। अब खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला ने वापस कर दी, सुहेल अफरीदी ने रेस्क्यू करने के लिए मैदान में आ गए। बुगटी साहब, सरफराज बुगटी, उन्होंने कहा जी हमें दे दें, तो अब उन्हें दी जा रही है बलूचिस्तान को वही बुलेट प्रूफ गाड़ियां। देखिए, सुहेल अफरीदी ने पुलिस की रिपोर्ट के ऊपर मुबैना तौर पे ये कहा कि ये गाड़ियां काम की नहीं है तो हम गाड़ियां वापस कर रहे हैं। लेकिन मेरी जाती राय में सुहेल अफरीदी को इनकी टेक्निकल सिचुएशन गाड़ियों की और इनकी वीडियोस और इनके जो प्रॉब्लम्स हैं वो सामने रखने चाहिए थे और मीडिया को हकायक बताने चाहिए थे कि जनाब ये गाड़ियां इन वजूहात की बिना पर वापस की गई हैं। अब जब जब ये गाड़ी चलेगी तब तक प्रोपेगेंडा किया जाएगा, देखिए जी गाड़ी चल रही है, चाहे जितने मर्जी उसके ऊपर पैसे लगते रहे। फिर दूसरा ये है कि अगर खैबर पख्तूनख्वा में पुलिस वालों के साथ कोई भी इंसिडेंट होता है तो बाद में ये कहा जाएगा कि अगर सुहेल अफरीदी गाड़ियां वापस ना करता बुलेट प्रूफ वाली तो ये इंसिडेंट ना होता। तो फौरी तौर पे बुलेट प्रूफ गाड़ियों का बंदोबस्त करना सूबाई हुकूमत की जिम्मेदारी है, फेडरल हुकूमत को भी इसमें अपना हिस्सा डालना चाहिए। लेकिन सुहेल अफरीदी साहब इस काम को बेहतर तरीके से कर सकते थे, जो एक अजीब तरीके से हुआ, और उसके ऊपर उनको वजाहत देनी चाहिए। नंबर 5 नाज़रीन, एक और खबर है, ये उस्मान जोड़ा साहब आपको याद होंगे, इमरान खान साहब ने इनको बड़ी शाबाश दी थी। ये वो नौजवान है जो जब पुलिस रबड़ की गोलियां मार रही थी तो एक खातून को लग रही थी, तो ये जमान पार्क में उस खातून के आगे आकर खड़ा हो गया और गोलियां अपने जिस्म पे इसने खाई। ये बड़ा सियासी खानदान है इस नौजवान का, कई दहाइयों से इसका खानदान सियासत कर रहा है और गुजरात से इसका ताल्लुक है। अब दहशतगर्दों की तरह इसको अदालत में पेश किया गया, अडयाला के बाहर से इसको गिरफ्तार किया गया था। अब देखें ये इसकी तस्वीर, आप ये हाथों में हथकड़ियां लगी हुई हैं और दोनों हाथों में लगी हुई हैं जैसे कोई दहशतगर्द है, और इसके सर के ऊपर काला कपड़ा भी चढ़ाया हुआ है। ये रियासत क्या कर रही है? क्या ये कोई दहशतगर्द है? वो पॉलिटिकल कारकुन है और पुराना पॉलिटिकल फैमिली से इसका ताल्लुक है। वो अडयाला जेल में गया सिर्फ के बाहर मैं खड़ा हूं यकजहती के लिए, अंदर मेरा लीडर बंद है और सारे जाते हैं। अब उसे गिरफ्तार करके उसके मुंह के ऊपर काला कपड़ा डाल के उसको जिस तरह अदालत में पेश किया जा रहा है, इससे नफरत पैदा होगी। ये नौजवान जब अपने इलाके में वापस जाएगा तो ये क्या बताएगा कि इसके साथ क्या किया गया, या जो इसके इलाके में दीगर नौजवान इसकी ये तस्वीर देख रहे हैं उनके दिलों पे क्या गुजरेगा? क्या वो इस एस्टेब्लिशमेंट से और उनकी लाई हुई हुकूमत से मोहब्बत करेंगे या डर जाएंगे? नहीं, वो नफरत करेंगे, डरेंगे नहीं। डर थोड़े अरसे के लिए हो सकता है, लेकिन डर जो है वो आहिस्ता आहिस्ता बदल जाता है नफरत में, और नफरत बदल जाती है बगावत में, और बगावत कुचल देती है ताकत को। ये बात लिख कर पर्ची के ऊपर रख लें और अपनी जेब में डाल लें। होता यही है और यही सीक्वेंस है और यही फॉर्मूला है जो हमने हमेशा देखा है। नाज़रीन, हमारे कुछ सहाफ़ी दोस्त हैं जिनके माजी में बड़े बयानात होते थे महंगाई के ऊपर, वो माइक्स लेकर निकल जाते थे,
लोगों के इंटरव्यू करते थे, पेट्रोल 2 रुपए लीटर महंगा हो गया बताओ, डॉलर की इतनी कीमत होगी बताओ, आज सब्जी कितने की मिल रही है, आटा कितने का है, घी दालें कितने की हैं। अब वो ये काम नहीं करते। कोई एतवार बाजार की रिपोर्ट देता था, कोई कहीं से कोई पेट्रोल पंप पे खड़ा होकर, तो बहुत उनके वायरल होते थे उनके बड़े स्टेटमेंट्स, और वो ट्विटर के ऊपर ट्वीट्स भी करते थे। अब उन्हीं की वही चीजें निकालकर जो है वो मीडिया, सोशल मीडिया सामने रख रहा है, और सोशल मीडिया उन्हें बहुत ज्यादा रुसवाई का सामना करवा रहा है। वो ज़ेरे अताब आ गए अवामी असर के, क्योंकि अवाम बार बार ये कह रही है कि महंगाई तो अब बढ़ी है, पहले तो महंगाई इतनी ज्यादा नहीं बढ़ी थी पहले भी, लेकिन अब जो महंगाई बढ़ी है वो बहुत ज्यादा बढ़ी है। मैं अपने एक दोस्त को सुन रहा था, इमरान खान साहब के दौर का उनका क्लिप है कि जी बहुत ज्यादा महंगाई होगी, तबाह बर्बादी होगी, और इमरान खान जिम्मेदार है। और अब वो कहते हैं जी महंगाई तो है ही नहीं, कोई चीज ही नहीं होती महंगाई। तो ये मैं हैरत मुझे होती है, लोग अपना मौक़िफ़ कैसे बदल लेते हैं। भाई इमरान खान के दौर में महंगाई थी तो हम भी कह रहे थे कि महंगाई है, आज अगर महंगाई ज्यादा बढ़ रही है तो हम फिर कह रहे हैं महंगाई है। अब ये तो नहीं हो सकता कि उस दौर में आप कह रहे हो क्योंकि इमरान खान की आपको शक्ल पसंद नहीं है या आप उनको बुग्ज में आप मुब्तला हैं, तो उस दौर में आप कहें महंगाई है, और अब जब महंगाई कई गुना बढ़ गई है तो आप कहें कि जनाब महंगाई आपको दिखाई नहीं दे रही, एक्चुअली आपकी आंखों पे बुग्ज की पट्टी बन गई और कोई बात नहीं है। नाज़रीन, एक बड़ी अजीबोगरीब हरकत की जो आईनी बेंच के सरबराह है जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने। वो कहते हैं पाकिस्तानियों को पैसे बैंकों में रखने की बजाय स्टॉक मार्केट में सरमाया लगाना चाहिए। भारत में लोग स्टॉक मार्केट में सरमायाकारी करते हैं, अंदाजा करें आप। यानी अब ये जज फाइनेंशियल एक्सपर्ट भी बन गए हैं। कई लोग तो इसको सट्टा कहते हैं, स्टॉक एक्सचेंज को, वो इसलिए भी इसमें पैसा नहीं लगाते। लोगों की अपनी अपनी राय है। वो कहते नहीं भारत में भी लोग पैसा जो है स्टॉक मार्केट में लगाते हैं। अब मेरा सवाल यह है कि जज साहब आपका इससे क्या ताल्लुक है? आपको वजीर खजाना तो नहीं है, या मुल्क की मईशत की जिम्मेदारी आपने तो नहीं ली हुई। आपने तो अपना काम करना है। भारत के अंदर लोग अपना पैसा कहां लगाते हैं, एक जज की तवज्जो इस पे होने से बेहतर है कि वो ये देखे कि भारत के अंदर अदलिया उनसे बेहतर कैसे है। आपको यह बताना चाहिए था कि भारत के अंदर अदलिया कैसे बेखौफ होकर बेहतर फैसले दे लेती है। आपको बताना चाहिए था भारत के अंदर पैसे के साथ लोग क्या कह रहे हैं, आपका इसके साथ क्या ताल्लुक है। आप कोई फाइनेंशियल एक्सपर्ट तो नहीं है ना, आपकी ये ड्यूटी है। भारत को तो छोड़े, कीनिया की अदालत ने शहीद अरशद शरीफ को इंसाफ दे दिया। ये देखें ना, ये खातून जज हैं, इनका चेहरा आप देख लें। इन्होंने कीनिया में इंसाफ दिया है। जस्टिस सेटलर ने अरशद शरीफ कत्ल केस में पुलिस ने कहा जी कि ये गलत शनाख्त के मामले में हमसे कत्ल हो गया, लेकिन उन्होंने कहा नहीं ये झूठ है। उन्होंने पुलिस के खिलाफ फैसला दिया वहां पे कीनिया में, ये खातून जज है। लेकिन आप ये देखें कि पाकिस्तान के अंदर क्या हुआ। पाकिस्तान में आप लोग अभी तक उस केस को ही नहीं लगा रहे। हाई कोर्ट ने यह कहकर केस उठा दिया कि जनाब ये तो केस सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है सो मोटो में, और सुप्रीम कोर्ट ने यह कह के उठा दिया कि जनाब सो मोटो को तो इख्तियारी खत्म हो गया 26वीं तरमीम के बाद। तो आज अरशद शरीफ के कत्ल का केस किसी अदालत में नहीं चल रहा, तो आप अदालत में केस चला लेना। ये मिसाल भी देना किसी जगह पे कि दुनिया की अदलिया कैसे आपसे बेहतर परफॉर्म कर रही है। बाकी हर चीज के अंदर आपने अपनी राय बिला वजह देनी होती है। नाज़रीन, भारत ने अफगानिस्तान में अपना सफारत खाना खोल लिया है, बहाल कर दिया है। ये बहुत इंपॉर्टेंट खबर है, और मैं इसको इसलिए कह रहा हूं कि पाकिस्तान को थोड़ा तवज्जो देनी पड़ेगी। ये बड़ी अच्छी बात है कि पाकिस्तान की हुकूमत ने अक्लमंदी का सबूत दिया और कतर में जाकर मुज़ाकरात किए, और अब इस्तांबुल में भी मुज़ाकरात होने जा रहे हैं। ये बड़ी अच्छी बात है। अफगानिस्तान और पाकिस्तान के दरमियान जो मामलात हैं वो जितनी जल्दी तय हो जाए उतना पाकिस्तान के लिए बेहतर है, क्योंकि जो अजीत दोवल की एक डॉक्ट्राइन है, हम सब जानते हैं कि वो पाकिस्तान को अंदर से कमजोर करने की डॉक्ट्राइन है, और उस पर उन्होंने बहुत काम किया। पाकिस्तान के अंदर 2 दर्जन से ज्यादा उन्होंने अपने टारगेट अचीव किए हैं। उन लोगों को मारा जिन्हें वो समझते थे कि वो भारतीय नैरेटिव के लिए या भारत के लिए कोई प्रॉब्लम हो सकते हैं, आलमी सतह पे उनकी आवाज उठती है। यहां पे उन्होंने मारा लोगों को। पाकिस्तान में सिखों को भी कत्ल किया गया, दीगर लोगों को भी कत्ल किया गया, और भारत ने वहां पे सेलिब्रेट किया उसको। तो अजीत दोवल की अपनी एक डॉक्ट्राइन है, और अफगानिस्तान को भारत बड़े लंबे अरसे तक पाकिस्तान में दहशतगर्दी और तखरीबकारी के लिए इस्तेमाल करता रहा है। अफगानिस्तान की सरजमीन को करजई हुकूमत में, उसके बाद अशरफ गनी हुकूमत में, परवेज मुशर्रफ ने इसके बारे में खुलकर बताया था कि 12 ट्रेनिंग कैंप्स भारत चलाता रहा अफगानिस्तान में, जहां से लोग ट्रेंड होकर पाकिस्तान आते रहे, और पाकिस्तान के कबायली इलाकों में, पाकिस्तान के सेटल्ड एरियाज में और बलूचिस्तान में दहशतगर्दी के तवातर के साथ वाकयात होते रहे। एक कैदी भी है पाकिस्तान के पास जो भारतीय मिलिट्री ऑफिसर है साबिक, कुलभूषण जाधव। अब भारत ने दोबारा से अपना सफारत खाना बहाल किया अफगानिस्तान में, तो ये पाकिस्तान के लिए एक परेशान कुन बात